नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार। विश्व के विभिन्न देशों के मध्य होने वाले व्यापार के का आधार है वे परिस्थितियाँ या कारक जिनके कारण की इस व्यापार की आवश्यकता होती है। ये कारक प्राकृतिक हो सकते हैं, आर्थिक हो सकते हैं, जनसांख्यिकी, सांस्कृतिक और राजनीतिक हो सकते हैं। भौगोलिक परिस्थितियों की पूर्ति के लिए ये आर्थिक विषमताओं को जन्म देती है और जिनकी पूर्ति के लिए अन्य देशों और विदेशों से व्यापार किया जाता है। तो ये जो आधार हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के वो निम्नलिखित हैं। पहला है प्राकृतिक संसाधनों की भिन्नता एवं असमानता। किसी भी देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का स्वरूप उसके प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है, क्योंकि उत्पादन पर प्राकृतिक संपदा का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। प्रकृति ने मानव को धरातलीय विविधताओं के आधार पर विभिन्न तरह की जलवायु, विभिन्न वनस्पति और विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और खनिज प्रदान किए हैं। भिन्न संसाधनों के कारण जितने भी देश हैं वह भिन्न भिन्न पदार्थ उत्पन्न करते हैं और वे उन पदार्थों का स्थानीय उपभोग करने के बाद उसे बेच देते हैं और बदले में अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए दूसरी वस्तुएं लेते हैं। विश्व में प्राकृतिक संसाधनों का वितरण जो है वह असमान है। जैसे कहीं पर खनिज बहुत ज़्यादा है, कहीं पर विशिष्ट खनिज है, कहीं पर पेट्रोलियम, कहीं पर टीन। तो अलग अलग देश जो है वह अलग अलग प्रकार के खनिज उत्पादन करता है। इसी प्रकार विशिष्ट जलवायु एवं अन्य प्राकृतिक दशाओं से विश्व के विभिन्न क्षेत्र जलवायु के कारण कृषि, पशुपालन व अन्य उद्योग भी विशिष्ट हो गए हैं और वे भी एक व्यापार का आधार होते हैं। जैसे भूमध्य सागरीय जलवायु है, वहाँ पर ज़्यादातर फलों की खेती की जाती है। फ्रांस जो है वह बढ़िया अंगूर उगाता है। विश्व के प्राय सभी देशों को शराब भी निर्यात करता है। साथ ही कनाडा, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, रूस, ये सभी देश जो है इनमें गौणधारी वन होने के कारण ये यहाँ पर लकड़ी काटने, चीरने और लुगदी बनाने की दक्षता है। इसके अलावा जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि देशों में उत्तम लोहे धातु के भंडार होने के कारण ये लौह धातु के बड़े निर्यातक हैं। इस तरह प्रकृति ने सभी को अलग अलग खनिज पदार्थ और भौतिक दशाएं दी हैं, जिसकी वजह से सभी देशों में अलग अलग व्यापार होता है। दूसरा है भौतिक दशाएं और व्यापार। विश्व में धरातल के स्वरूप, जलवायु, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति के वितरण में बहुत अधिक असमानता है। इसीलिए कृषि उपजों और वन उत्पादों में भी अंतर पाया जाता है। इसी कारण जो कृषि उपज है और वन उत्पाद है वो क्षेत्रीय अंतर उसमें होता है और इस कारण से वस्तुओं का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। कई ऐसी फसलें हैं जिनका उपभोग शीतोष्ण कटिबंध में घने औद्योगिक क्षेत्रों में होता है, परंतु जलवायु सुविधा के कारण उनका उत्पादन उष्ण कटिबंध में भी संभव हो सकता है। दूसरी ओर मध्य अक्षांशों में गेहूँ, चुकंदर जैसी फसलें पैदा की जाती है। यहीं से गेहूँ विश्व बाजार में पहुँचता है। जलवायु की अनुकूलता के कारण ही भूमध्य क्षेत्रों में फलों और सब्जियों का बड़ा पैमाना उत्पन्न किया जाता है। इनका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर बड़े पैमाने पर किया जाता है। साथ ही मध्य अक्षांश में अर्धशुष्क घास के कारण भेड़ पालन और पहाड़ी क्षेत्रों में बकरी पालन की अनुकूल दशाएं पाई जाती है। इसीलिए वहाँ पर ऊन प्रधान उत्पादक देश है। वे वर्षा और ताप की विभिन्नता के कारण ही विभिन्न भागों में अलग अलग प्रकार की लकड़ियाँ और वन उपजें मिलती हैं। मिट्टी की विभिन्नता के कारण भी व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है। जैसे कि मिट्टी की अनुकूलता के कारण यूरोप में गाजर, चुकंदर, आलू, प्याज, फूल आदि की खेती कुछ जिलों तक ही केंद्रित है। इस तरह पर्यावरण विविधता के कारण वस्तुओं के उत्पादक और उपभोक्ता में काफ़ी अंतर पाया जाता है। फिर है तीसरा, उत्पादन में विविधता और विशिष्टीकरण। वर्तमान में मानव विज्ञान और तकनीकी की मदद से बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन और परिवहन करने में समर्थ हुआ है। उत्पादन की प्राकृतिक सीमाएं अब भी प्रभावी हैं। जैसे कि केला मध्य अक्षांशों में पैदा किया जाता है। उष्ण कटिबंध की तुलना में कई गुनी लागत में केला का उत्पादन उष्ण कटिबंध में ही सरल और सस्ता होता है।
इसी तरह चाय और गन्ने की जलवायु की अनुकूलता के कारण उष्णकटिबंध में ही पैदा किए जाते हैं। फिर है औद्योगिक विकास के लिए खनिज और शक्ति के साधनों की भी आवश्यकता होती है, परंतु मूलभूत खनिज और शक्ति के स्रोतों का विश्व वितरण बहुत अधिक असमान है। इसीलिए खनिजों और शक्ति के साधनों को बड़े पैमाने पर व्यापार अनिवार्य होता है। यहाँ तक कि कुछ देशों में औद्योगिक विकास ही खनिजों के आयात पर निर्भर करता है। फिर है शक्ति चालित मशीनों के आविष्कार के बाद मनुष्य के विकास के लिए आवश्यक संसाधनों में कृषि संसाधन के साथ ही धात्विक और शक्ति के साधन भी सम्मिलित हो गए हैं। मशीनों की मदद से विरल बसे हुए उपजाऊ भूमि से बड़े पैमाने पर वहाँ पर व्यापार किया जाता है। फिर है मशीनीकरण की मदद से बड़े पैमाने पर औद्योगिक विकास हुआ है। सघन बसे हुए औद्योगिक क्षेत्रों के श्रम की मांग कृषि से मुक्त श्रमिकों से पूरी हुई है। उद्योगों का विकास कच्चे माल, शक्ति के साधन, बाजार, सस्ते श्रमिकों की सुविधा, परिवहन आदि की सुविधा पर निर्भर करता है। चौथा, आर्थिक विकास की विभिन्नता। संसार के विभिन्न देश जो हैं वह आर्थिक विकास के विभिन्न स्तरों पर है। कहीं पर आर्थिक विकास बहुत ज़्यादा हुआ है, कहीं पर कम हुआ, कहीं पर अभी भी चल रहा है। उदाहरण के लिए जापान और ब्रिटेन औद्योगिक विकास के ऊंचे स्तर पर हैं और छोटे देश हैं, जहां अनेक विशाल उद्योगों के लिए कच्चे माल की वस्तुओं की कमी है। अतः ये देश क्या करते हैं, पिछड़े हुए देशों से कच्चा माल मंगाते हैं और अपने यहाँ तैयार की गई माल या वस्तुओं को बेचते हैं। तो ये जो बड़े बड़े देश हैं ये कच्चे माल के लिए छोटे देशों पर निर्भर रहते हैं और उनसे व्यापार करते हैं। फिर है प्रारंभ में तो ब्रिटेन जो है वह छोटा देश था, तो वह अपने यहाँ पर की जो वस्तुएं थी वह दूसरे देशों में बेच देता था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी तकनीकी विकास के कारण अपने यहाँ पर तैयार माल शुरू किया। इस प्रकार सभी देश जो है वह उन्नति करते जाएं तो उन्नति का स्तर भी भिन्न रहने के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार चलता रहेगा। अतः स्पष्ट है कि आर्थिक विकास की भिन्नता अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रेरक है। पांचवा है जनसंख्या का असमान वितरण। जनसंख्या की आवश्यकता को पूर्ण करने हेतु व्यापार का उद्भव होता है। यदि जनसंख्या अधिक है और संसाधन सीमित तो आयात अधिक होगा। दूसरी ओर कम जनसंख्या और अधिक संसाधनों से निर्यात अधिक होगा। अधिक जनसंख्या पर संसाधन होते हुए भी निर्यात नहीं हो पाता है क्योंकि स्वयं की आवश्यकता पूर्ण की जाती है। फिर है संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान। यहाँ पर जनसंख्या कम होने के कारण वे अपने उत्पादों का पर्याप्त भाग जो है वह निर्यात कर पूंजी कमाते हैं। इसलिए जनसंख्या एवं संसाधन अनुपात जो है वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक नियंत्रण तत्व है। इसके बाद है छठा, परिवहन और संचार के साधन। व्यापार का विस्तार तथा संचार सुविधाओं पर बहुत अधिक निर्भर है। यानी कच्चे माल को कारखाना तक भेजना, फिर कारखाने से तैयार माल को वापस ज़रूरत है वहाँ पर भेजना, और इसलिए परिवहन और संचार के साधन की बहुत अधिक आवश्यकता है जिससे कि व्यापार में वृद्धि हो सके। फिर है सातवां, वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति। विगत शताब्दी में वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति हुई है और ये क्रम जारी भी है। वैज्ञानिक और तकनीकी प्रयोगों से जहाँ अनेक नए संसाधन क्षेत्रों का विकास हुआ है, वहीं औद्योगिक उत्पादनों में भी वृद्धि हुई है। तकनीकी प्रगति के फलस्वरूप श्रेष्ठ मशीनें बनाई गई और परिवहन के तीव्रगामी साधन ढूंढे गए, जिससे उत्पादित माल को देश के कोने कोने तक पहुंचाया गया। शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं के लिए प्रशीतन प्रणाली की गई, पैकिंग के नए तरीके ढूंढे गए, वायु निरपेक्ष डिब्बों में बंद करके मांस को दूर दूर देशों तक भेजा जाने लगा। तो वैज्ञानिक प्रगति को व्यापार का पुष्ट आधार माना गया है। आठवां है आर्थिक दशा और जीवन स्तर। विभिन्न देशों के निवासियों की आर्थिक दशा और जीवन स्तर भिन्न है। अमेरिकी लोगों की आर्थिक दशा अच्छी होने के कारण उनका सक्रिय शक्ति अधिक है, उनका जीवन स्तर भी ऊंचा है, इसलिए वे अनेक वस्तुओं के उपभोग के इच्छुक होते हैं। विकासशील देशों के लोगों का जीवन स्तर अपेक्षाकृत नीचा होने के कारण वे बहुत कम पदार्थों का क्रय कर पाते हैं। इस प्रकार आर्थिक दशा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करती है।
विभिन्न जीवन स्तर पर विभिन्न वस्तुओं की मांग विभिन्न देशों को प्रभावित करती है। इस तरह जितने भी देश हैं वह जो है वह आर्थिक दिशा और जीवन स्तर पर व्यापार को निर्धारित करते हैं। नम्मा है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय व्यापार को प्रभावित करती है क्योंकि इसी पर जीवन स्तर और आवश्यकताएं निर्भर होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी यूरोप के देशों में प्रति व्यक्ति आय काफ़ी अधिक है। इस आय का उपभोग अधिक और व्यापारिक विकास में किया जाता है। पश्चिमी यूरोपीय देशों में उद्योगों के लिए खनिज ऊर्जा आयात करना पड़ता है। यह अधिक आय के कारण संभव है, यानी जहाँ पर प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी अधिक होता है। फिर है आर्थिक नियमन। व्यापार को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्र और राष्ट्र के समूह नियम पारित करते हैं और वे मुख्य रूप से 3 कारणों से अपने विदेशी व्यापार को नियंत्रित करते हैं। प्रतिकूल भुगतान के असंतुलन को ठीक करने के लिए, स्थानीय उद्योगों को विदेशी वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा से संरक्षण देने के लिए, और तीसरा है राजस्व अर्जित करने के लिए। एक देश अन्य देशों से आयात और विविध प्रकार की वस्तुएं लेता है और बदले में निर्यात करता है। कभी कभी देश स्वदेशी उद्योगों को संरक्षण देने के लिए सीमा शुल्क लगाते हैं। आयात सीमित करने के लिए, निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए कई नए तरीके अपनाए गए हैं, जैसे आयात लाइसेंस की व्यवस्था, कोटा का निर्धारण, निर्यात के लिए आर्थिक अनुदान देना, मुद्रा के मान में परिवर्तन करना, प्रतिबंध लगाना आदि। 11वां है आर्थिक और राजनीतिक संगठन एवं समझौते। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगठित एवं सुचारू रूप से चलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर अनेक प्रकार के राजनीतिक संगठन अस्तित्व में आए हैं जो विश्व व्यापार को नियंत्रित करते हैं। अतः कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन व्यापार को विकसित करने के लिए बनाए गए हैं। तो ये थे विद्यार्थियों व्यापार के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख आधार। धन्यवाद विद्यार्थियों।